नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका देवी कैस्ट्रो चैनल में। और आज का जो विषय है वो एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत समय से डिबेट चलता रहा है और उसी विषय को आज मैंने उठाया है। एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक व्यक्ति का क्या विवाह हो सकता है? कि लड़का मांगलिक हो, लड़की नॉन मांगलिक हो, या लड़की मांगलिक हो, लड़का नॉन मांगलिक हो, तो क्या इस तरीके के कॉम्बिनेशन में विवाह किया जा सकता है? इस सवाल के ऊपर बहुत कंटेंशियस इशू है। ये बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशंस हुए होते हैं। सबके अपने अपने मत और विचार हैं। तो मैं अपना भी विचार यहाँ पे प्रकट आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। हो सकता है इस वीडियो से आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी हो और आप लोग इस चीज़ के बारे में जान पाए। इस विषय को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लोगों का मुझे रिक्वेस्ट आया था मेरे पर्सनल नंबर पे, और उस पे रिक्वेस्ट आने के बाद ही मैंने इस विषय को उठाया है। क्योंकि मैं सभी से रिक्वेस्ट भी किया हुआ है कि जो लोग वीडियोस देखते हैं वो लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। और समय समय पर मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियोस और नॉलेज के डिस्कशंस लेकर आता रहूँगा। तो अपने टॉपिक के ऊपर हम आगे बढ़ते हुए मैं डिस्कस करना चाहूँगा आज इसी बात के बारे में कि क्या एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक का विवाह हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस टॉपिक के ऊपर अगर हम बात आगे बढ़ाएं तो ये बहुत भ्रांति का सवाल है, बहुत कंफ्यूजन है इसको लेकर कि ये इस तरह के विवाह अच्छे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक मांगलिक को आप किस तरीके से ढूंढेंगे। तो मांगलिक ढूंढने के लिए आपने अगर कुंडली देखी किसी की और उस कुंडली में मंगल लगन में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें और 12वें घर में से किसी भी घर में स्थित हो तो हम उसे एक मांगलिक कुंडली कहते हैं। साथ ही साथ काफी जगह ये माना जाता है कि अगर मंगल दूसरे भाव में भी हो तो उसको भी मांगलिक कुंडली का दोष माना जाता है। तो इस तरीके से आप ये बहुत ही आसानी से ढूंढ पाएंगे कि क्या ये मांगलिक है या नहीं है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सिर्फ मंगल की प्रेजेंस से ही आप ये नहीं जज कर पाएंगे। इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। वो ये कि कुछ ऐसे योग हैं शास्त्रों में, किताबों में, जिसके थ्रू ये मंगल दोष कटता भी है या कम हो जाता है। इसीलिए ये एक बहुत बहुत ही डिबेटेबल इशू है जिसके ऊपर आज मैंने डिस्कशन करना चाहूंगा। यहां पर मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस की बात भी करूंगा। अगर मैं 100 कुंडलियों की बात करूं तो उन 100 कुंडलियों में से करीब 90 के आसपास कुंडलियां ऐसी हैं जिनमें कुछ न कुछ मांगलिक और नॉन मांगलिक के विवाह में दिक्कतें भी आती रही हैं, जैसे उनके बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज। लेकिन 10% ऐसे भी कुंडलियां हैं जिन लोगों के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और बड़े आराम से और बहुत अच्छे तरीके से उनका जीवन व्यापन हो रहा है। तो अगर मैं कहूं कि क्या 100% स्थिति ऐसी बनती है कि एक मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक से हो तो जीवन अच्छा नहीं चलता, तो आंसर इज नो। क्या सारे के सारे कुंडलियां ऐसी होती है जिनका विवाह बहुत अच्छे से चलता है, तो आंसर इज अगेन नो। तो अगर मैं दोनों तरफ नो कहता हूं तो ये बहुत बड़े कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। लेकिन ये इसी तरीके का विषय है जिसके ऊपर की हमेशा से डिबेट चलती रही है और ये आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि इसके बारे में कोई भी स्पष्ट रूप में नहीं बता पाएगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं थोड़े बहुत, जिसमें से कुछ पॉइंट्स आपके साथ जरूर आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर जब मांगलिक और नॉन मांगलिक के विवाह की बात करें या किसी भी कुंडली मिलान की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ मांगलिक और नॉन मांगलिक से हम किसी भी कंपैटिबिलिटी का या फैमिली के अंदर उनकी सस्टेनेबल लाइफ के बारे में नहीं बात कर सकते। यहां पर कुंडली मिलान के वक्त गुण मिलान कर लेने से भी काम नहीं चलेगा। एक्चुअली जब कुंडली मिलान करते हैं तो वहां पर बहुत सारे इश्यूज देखने पड़ते हैं, जैसे कि दोनों पति पत्नी जो बनने वाले हैं उन लोगों के बीच में लव और अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, उन लोगों के बीच में संतान की उत्पत्ति का किस तरीके का योग बनता है, क्या दोनों के हेल्थ स्टेटस ठीक रहेंगे, फैमिली, उनके कैरेक्टर, उनकी बिहेवियर्स किस तरह के रहेंगे, थोड़ी बहुत उनके लक के ऊपर भी बात होती है कि किस तरीके से एक दूसरे के प्रति व्यक्ति लकी है। तभी जैसे ऐसा कहा जाता है कि ये विवाह हो गया तो लड़का जो है वो लड़की के लिए बहुत लकी होगा, या लड़की अगर लड़के से विवाह करती है तो लड़की जो है लड़के के लिए बहुत लकी होगी। तो इस तरीके के पॉइंट्स भी डिस्कस किए जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा आज के इस टॉपिक के बारे में कि ये इशू छोटा इशू नहीं है, बहुत डिबेटेबल इशू है। इसको अगर डिटेल में जाएं तो बहुत सारे दोष इसमें आते हैं, बहुत सारे इसमें इसको दोष निवारण भी बनते हैं, इसके काफी लोग उपाय भी करते हैं। अगर मैं वैदिक पद्धति की बात करूं, वैदिक पराशरी विद्या की बात करूं, तो उसके अंदर जरूर ये बात आती है कि इसमें दोष लगता है, ऐसा कहा जाता है।
शास्त्रों में भी ऐसा कहा जाता है, किताबों में ऐसा मिलेगा आपको लिखा हुआ। लेकिन अगर मैं कृष्ण मूर्ति पद्धति की बात करूं तो यहाँ पर एक लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी स्टडी आई है उसके अंदर इस दोष के बारे में किसी तरह का कोई विचार नहीं किया गया है। यहाँ पर कुंडली को मिलाने का टेक्निक बिल्कुल ही अलग तरीके से रखा गया है और मांगलिक एक दोष है ऐसा नहीं माना जाता। तो कुछ पद्धतियां इसको मानती हैं, कुछ पद्धतियां उसे नहीं मानती हैं। लेकिन हम इस चीज के साथ चलेंगे कि जब भी कुंडली मिलान करना हो तो मांगलिक नॉन मांगलिक को ही नहीं देखा जाए, इसके साथ साथ बहुत और चीजें जो मैंने आज डिस्कस की है जैसे कि लव, अंडरस्टैंडिंग, संतान योग, हेल्थ, फैमिली, कैरेक्टर, बिहेवियर, इस सारी चीजों को मिलाते हुए ही हमें कुंडली के मिलान को आगे बढ़ा के देखना चाहिए ताकि दाम्पत्य जीवन जो है वो सुख में बीते। सिर्फ ये कह देना कि कुंडली में मंगल दोष है तो विवाह नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। और ऐसा इस चीज के साथ हम एक पर्टिकुलर अपना डिसीजन बनाकर आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों आशा करता हूं आज जो है आप लोगों को इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिली हो, काफी इंसाइट आपको मिला हो। जरूर आप लोग मुझे इंफॉर्मेशन देते रहिए किस तरीके की वीडियोस आप लोग सुनना चाहेंगे और मैं उन्हीं वीडियोस के साथ आपके सामने रूबरू होता रहूंगा। जाने से पहले मैं आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इसी तरह के इश्यूज या डिस्कशंस जरूर लेकर आऊंगा ताकि आपकी नॉलेज इसमें बढ़े, आप लोग और इसके बारे में जानें। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है चैनल को, तो उन सभी दोस्तों से, मित्रों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ व्यू ही ना करें, साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इस चैनल को और आगे अपने मित्रों तक पहुंचाएं ताकि मैं नए नए टॉपिक्स और डिस्कशंस और आइडियाज के साथ इस डिस्कशंस को आगे बढ़ाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका देवी एस्ट्रो चैनल के साथ जुड़ने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार।